सीवीयू के करीब एक गैराज में खड़ी कार से मिलने वाली 2 लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज़ पुरानी मालूम होती हैं, जबकि वाक़े की वजह से जानने के लिए पोस्टमार्टम और तहकीकात जारी हैं। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। बिल्कुल, इस वक्त हम सीवीयू अपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ से एक गाड़ी से 2 लाशें मिली। उम्र बताई जा रही है 21 से 35 साल के दरमियान है। दोनों लाशें मर्दों की हैं। तमाम SHO दरख्शा हमारे साथ मौजूद है। अब बताइएगा राशिद भाई, लाशों के हवाले से किसकी लाशें हैं और किस तरह मिली हैं? कोई मर्डर है, क्या है? नहीं, मर्डर तो अभी कोई ऐसा डिटेक्ट नहीं हो रहा। इनिशियली अभी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये जो गैराज में जहाँ गाड़ी खड़ी थी इसके अंदर से मुमकिन है सफोकेशन की वजह से या दम घुटने से जैसे हलाकत हो जाती है, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। एक की शनाख्त जो है असदुल्ला के नाम से हुई है, जो ड्राइविंग सीट पे लेटी हुई बॉडी मिली, और दूसरी साइड पे जो बॉडी मिली है वो उसके भी शनाख्त का अमल बाकी है, वो वेरीफाई कर रहे हैं इसको। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि लाशें जो हैं, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मुमकिन है कि 2 से 3 रोज़ पुरानी लाश हो? हाँ, 2 दिन तो नहीं कह सकते, 1 दिन पुरानी है, लेकिन ये कि चूँकि अंदर बंद रही है, बंद गाड़ी है, और बंद गाड़ी के अंदर फिर हीट उसकी अलग होती है वो, और फिर ये गैराज भी देखें मतलब ऐसा है सिंगल और एक गाड़ी ही की जगह है, तो उसकी वजह से ऐसी वो ज़्यादा फूल गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये गाड़ी है जिसमें से 2 लाशें मिली हैं। तमाम क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर पहुँचा है, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मर्डर का किसी किस्म का कोई आंसर जो है वो नहीं मिला है। तमाम दोनों शख्स जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे और गाड़ी जो है वो इस गैराज के अंदर खड़ी हुई थी। इस गैराज के अंदर गाड़ी का धुआं बढ़ जाने से, दम घुटने से इनकी जो है वो मौत वाक़ई हुई है। मजीद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जी, सीवीयू के करीब एक गैराज में खड़ी कार से मिलने वाली 2 लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज़ पुरानी मालूम होती हैं, जबकि वाक़े की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा। के करीब जो है वो गैराज से कार में 2 अफराद की लाशें मिली थी, जिनमें से एक की शनाख्त असदुल्ला के नाम से हुई, जो कि सिकंदराबाद का रिहायशी था, केमाड़ी का, जबकि दूसरे शख्स की नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकती है। इनकी बॉडी जिस वक्त जो है वो जिना अस्पताल में मौजूद है, जिनका मुआयना किया गया है। अहमद उन्नान का मुआयना करने के बाद उनको मुर्दा खाने भिजवा दिया ताकि उनका पोस्टमार्टम किया जा सके। तो इसमें जो जिससे बॉडी की शनाख्त हुई असदुल्ला की, उसके लवाकिन और रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त मीडिया से बात करने से कुछ कतरा रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई तो पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि ये दोनों अफराद जो है तकरीबन, क्योंकि असदुल्ला की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो 17 तारीख को दर्ज हुई है, यानी कि 16 अगस्त की रात से ये मिसिंग था। 16 अगस्त की रात से ये गाड़ी में था, उसके साथ ये शख्स भी था दूसरा जिसकी बॉडी मिली है। उसके बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी इनके अहले खाने ने पुलिस में करवाई थी, इनकी तलाश जारी थी। आज जो है गैराज से जब बू आई लोगों को तो उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया, और पुलिस जब पहुंची तो अंदर कार खड़ी थी, उसमें असदुल्ला भी मौजूद था और एक नामालूम नौजवान भी मौजूद था, जिसके बारे में पुलिस को यह कयास है कि एक तेल की बोतल उसके पास से मिली है कि वो मालिश करने वाला मालिशिया था जो उसके साथ बैठा हुआ था। बहरहाल दोनों बॉडीज को जो है वो अस्पताल पहुंचा दिए गए, जहाँ इनका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद जो है असदुल्ला की बॉडी जो है उसके वर्षा के हवाले कर दी जाएगी कानूनी कार्रवाई के बाद। जबकि दूसरा जो नौजवान है उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई, उसके पास से कोई ऐसे कागजात नहीं मिले जिससे उसकी शनाख्त हो पाती, तो उसकी बॉडी को अमानतन जो है वो ईदी सत्कारे में रखवाया जाएगा। पुलिस का ये कहना है इस पूरे वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन इब्तदाई जो तफ्तीश है उसमें यही चीज़ सामने आ रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि AC चल रहा था कार का, उससे खारिज हुई है, जिसके बायस दम घुटने से इनका इंतकाल हुआ और तकरीबन 3 दिन तक एक ही जगह पड़े रहे। इस वजह से इनकी बॉडियाँ बस हो गई। पुलिस इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। जी, कराची डिफेंस फेज़ 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्विस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD और विफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की। दहशतगर्दों से 3 दस्ती बम और असलहा बरामद, 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DIG CTD गुलाम अजहर महीसर का कहना है दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से रेकी का टास्क दिया गया, फंडिंग का सुराग लगाया गया। स्टॉल पर फायरिंग से कौमी परचम फरोख्त करने वाला शहरी जाम बहक हुआ था। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम SR से है। बैरून मुल्क मुकीम अरसलान शाह भारतीय प्रॉक्सी के कहने पर सिंध में दहशतगर्दी कराता है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। डिफेंस फेज़ 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर जो फायरिंग की गई, उस पे फिर CTD और हमारे साथ जो वफाकी सिविल हसास इदारा है, हम दोनों ने मुश्तरका कार्रवाई की और जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द जो है
वो गिरफ़्तार किए गए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डिफेंस फ़ेज़ 2 में योम आज़ादी के स्टॉल पर इस फायरिंग के वाक़े में तमाम तीनों दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया है। 12 अगस्त 2026 को तकरीबन 11:30 बजे रात को फ़ेज़ 2 सनसेट बुलेवार्ड पे शेल पंप के साथ कौमी परचम और झंडियाँ बैजेस वगैरह फ़रोख्त करने वाले स्टॉल पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। फायरिंग के नतीजे में स्टॉल पर मौजूद अमान वलद जावेद, जिसकी उम्र 35 साल थी, इसको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया था फायरिंग करके, और जिसको फौरी जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जो कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बहक हो गया। और दहशतगर्दों ने मकतूल को उसके बीवी और बच्चों के सामने टारगेट किया था। उसके बीवी बच्चे भी उस स्टॉल पे जो है वो झंडियाँ वगैरह फ़रोख्त कर रहे थे। इस वाक़े की FIR 665/26 थाना डिफेंस में दर्ज की गई थी और मकतूल न्यू आबादी क्रिश्चियन टाउन कोरंगी का रिहायशी था। अगस्त के आगाज़ में ही डिफेंस फ़ेज़ 2 में योम आज़ादी के हवाले से ये झंडियाँ वगैरह बैजेस वगैरह फ़रोख्त करके अपना रोज़गार कर रहा था। वाक़े के बाद CTD और वफाकी सिविल असास इदारे ने मुश्तरका तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया और टेक्निकल एविडेंस और CCTV फुटेज और बाकी जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको बरूए कार लाते हुए हमने इस मुनज़्ज़म गिरोह का जो है वो सुराग लग और इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई। 18 अगस्त 2026 को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो कॉजवे है, नदी जो आप सब जानते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दों के साथ फायरिंग हुई और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार दहशतगर्दों की शनाख्त ज़फ़र अली वलद अब्दुर्रऊफ़, फराज वलद मोहम्मद इस्माइल और सज्जाद अहमद वलद बशीर अहमद के नाम से हुई है। गिरफ़्तार दहशतगर्दों से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद किया है जो वक़ूए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन गुरबी की अदालत में कत्ल बिल खता के मुकदमे में फ्री कैन के दरमियान सुलह हो गई है। अदालत ने सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुल्जिम हमीदुल्लाह को मुकदमे से बरी कर दिया है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। कत्ल बिल ख़ता के सबब दर्ज मुकदमे की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में हुई है। मुल्जिम हमीदुल्ला ज़मानत पर अदालत में समाअत के दौरान पेश हुआ है। एक और केस सुलहनामे की नज़र हो गया है। मकतूल के लवाहिकीन जो मुद्दई हैं और जो ये मुल्जिम हैं, इनके दरमियान समझौते की दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई गई, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुल्जिम को इस मुकदमे से बरी कर दिया है और मुल्जिम के जो ज़मानती मचलके थे वो भी अब मनसूख कर दिए हैं। मुल्जिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना 60B में दर्ज किया गया था। जी, कराची में सरकारी अराजी पर लगे बिलबोर्ड्स हटाए जाएं। शहरी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फ्रीकैन के वकला से 8 सितंबर तक हतमी दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा। देखिए, ये बिल बोर्ड और साइन बोर्ड तनसीब का मामला है। कराची के एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि बिल बोर्ड और साइन बोर्ड सरकारी ज़मीन पर या सरकारी इमारत पर लगाने के ख़िलाफ़ ममानत है। सुप्रीम कोर्ट इसके अहकामात दे चुकी है। तो सरकारी ज़मीन पर, शाहराहों पर और सरकारी इमारतों पर बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगाना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। आज अदालत में रिस्पांडेंट के वकील थे, वो भी पेश हुए, दरख्वास्त गुजार भी पेश हुए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ यही था इन तमाम को गैर कानूनी करार दिया जाए और फौरी तौर पर हटाने के अहकामात जारी किए जाएँ। लेकिन इसमें जो फ़रीक़ैन के वकील थे, जिसमें एडवर्टाइज़र थे, उनके वकील थे ज़ैन सुमरो, उनका मौक़िफ़ था कि इस कार्रवाई से अगर सरकारी इमारत पर या पब्लिक प्रॉपर्टी पर साइन बोर्ड नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, उससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, उसकी आमदन में कमी आएगी। तो ये बहुत सारे इसके नुकसानात हो सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जो इस केस के पटिशनर्स हैं वो एडवर्टाइज़र को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं, जिसकी वजह से वो दोहरे जो है अजियत का शिकार हैं। क्योंकि एक तरफ बिल बोर्ड लगाने से, साइन बोर्ड लगाने से और एडवर्टाइज़ करने से पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं, दूसरी जानब ये उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत जो होगी वो 8 सितंबर को होगी। उसमें हतमी दलाइल सुने जाएंगे तमाम वकला की, उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा। जी,
तवील लोड शेडिंग और बिजली बंदिश पर MPA आमिर सिद्दीकी का इजहार तशवीश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना 11 घंटे लोड शेडिंग का दावा। बगदादी मस्जिद और उस्मानिया कॉलोनी बिजली बंदी से मुतासर इलाकों में 3 रोज़ से मुकम्मल बिजली बंद होने का दावा। नेपरा मामले का नोटिस ले और कानूनी कार्रवाई करे। MPA आमिर सिद्दीकी का नेपरा से फौरी समाअत का मुतालबा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का दौरान जो है वो तब्दील देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए जो है वो रुकने सूबाई असेंबली MK मोहम्मद आमिर सिद्दीकी की जानिब से जो है वो चेयरमैन नेपरा को जो है वो नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो फौरी नोटिस का जो मुतालबा किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग और मुकम्मल बिजली बंदी जो है वो इस पर जो है इजहार तशवीश का जो है इजहार किया है। जबकि खत में एप्लीकेशन में जो इलाके हैं वो भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें जो है सुनहरी मस्जिद है, बगदादी मस्जिद, उस्मानिया कॉलोनी है। इसके समेत जो मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के वैसे इलाकों की बात की जाए तो बिजली का जो है वो दौरान देखा जा रहा है। लेकिन खत में अगर बात की जाए तो रुकन असेंबली ने जो है वो अपने हल्के के मुतासर इलाकों की बात की, जहाँ पर तकरीबन 11 घंटे लोड शेडिंग जो है वो गुज़िश्ता 3 दिन से मुकम्मल जो है वो देखी जा रही है। जबकि दौरानिया जो है वो गैर एलानी लोड शेडिंग का भी देखा जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो वो खत में इन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर जो है खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये उन इलाकों का नाम लिया जा रहा है जहाँ पर बिलों की अदायगी जो है वो मुकम्मल देखी जा रही है, लेकिन फिर भी जो है वो बिजली की फरहमी मौसल देखी जा रही है। ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया। मॉनसून सिंध में मखदूश स्कूलों पर अहम फैसला। खतरनाक स्कूलों में तदरीसी अमल रोकने की तजवीज़। मखदूश स्कूल खाली करा के तलबा करीबी स्कूल मुंतकिल होंगी। सिंध के 30 अजला में मखदूश स्कूलों के मुतबादिल इंतजामात शुरू। महकमा तालीम ने मखदूश स्कूलों की फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर्स को भिजवा दी। सिंध में 6220 स्कूल्स मखदूश करार। मखदूश स्कूलों के मुतबादिल इंतजामात डिप्टी कमिश्नर्स की मुशावरत से होंगे। 6283 प्राइमरी स्कूल भी मखदूश इमारतों में शामिल। डिप्टी कमिश्नर्स ने तलबा के लिए करीबी स्कूलों की तलाश शुरू कर दी। खतरनाक स्कूलों की तलबा को मुतबादिल स्कूलों में मुंतकिल करने का फैसला। ज़िले हुकाम की मुशावरत से तलबा के लिए मुतबादिल स्कूल्स का इंतजाम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं मॉनसून। सिंध में मखदूश स्कूलों पर अहम फैसला। खतरनाक स्कूलों में तदरीसी अमल रोकने की तजवीज़। मखदूश स्कूल खाली करा के तलबा करीबी स्कूल मुंतकिल होंगे। सिंध के 30 अजला में मखदूश स्कूलों के मुतबादिल इंतजामात शुरू कर लिए गए हैं। महकमा तालीम ने मखदूश स्कूलों की फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर्स को भिजवा दी है। सिंध में 6220 स्कूल मखदूश करार दिए गए हैं। मखदूश स्कूलों के मुतबादिल इंतजामात डिप्टी कमिश्नर्स की मुशावरत से होंगे। सिंध सरकार ने कराची डिवीजन के 126 स्कूल समेत सूबे के 30 अजला के 6220 स्कूल्स की इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। महकमा स्कूल से तालीम ने तहरीरी तौर पर इंकशाफ कर दिया और ख़तरनाक स्कूल्स की इमारतों से तालिब इल्मों को करीबी स्कूल्स की इमारतों में शिफ्ट करने की हिदायत कर दी है। और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल्स तालीम ने मुकामी अफसरान को बाज़ाब्ता तौर पर खतरसाल कर दिया है। आपको बताएं, सिंध सरकार ने कराची डिवीजन के 126 स्कूल समेत सूबे के 30 अजला के 6220 स्कूल्स की इमारतों को ख़तरनाक करार दे दिया। महकमे स्कूल तालीम ने तहरीरी तौर पर इंकशाफ कर दिया। ख़तरनाक स्कूल्स की इमारतों से तालिब इल्मों को करीबी स्कूल्स की इमारतों में शिफ्ट करने की हिदायत कर दी गई है। और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम ने मुकामी अफसरान को बाज़ाब्ता तौर पर खतरसाल कर दिया है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध सरकार ने कराची डिवीजन के 126 स्कूल समेत सूबे के 30 अजला के 6220 स्कूल्स की इमारतों को ख़तरनाक करार दे दिया। महकमा स्कूल तालीम ने तहरीरी तौर पर इंकशाफ कर दिया और ख़तरनाक स्कूल्स की इमारतों से तालिब इल्मों को करीबी स्कूल्स की इमारतों में शिफ्ट करने की हिदायत कर दी। और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल्स तालीम ने मुकामी अफसरान को बाज़ाब्ता तौर पर खतरसाल कर दिया है। आपको बताएं, सिंध सरकार ने कराची डिवीजन के 126 स्कूल समेत सूबे के 30 अजला के 6220 स्कूल्स की इमारतों को ख़तरनाक करार दे दिया है। महकमे स्कूल तालीम ने तहरीरी तौर पर इंकशाफ कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सूबे के 30 अजला में 6220 स्कूल की इमारतों को ख़तरनाक करार दे दिया है। इस हवाले से खतरनाक जो करार दिए जाने वाले स्कूल्स हैं उनमें ज़ेर तैलीम तालिब इल्मों को
करीबी स्कूल्स में शिफ्ट करने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से जो है असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जिला के डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान और एक्सीएन जो है स्कूल बिल्डिंग उनको बाज़ाब्ता तौर पर खत अरसाल कर दिया गया। खत में 30 अजला की 6220 स्कूल्स की निशानदेही की गई जिनको बाज़ाब्ता तौर पर खतरनाक करार दे दिया गया, जिसमें वस्ती कराची में 15, शर्की कराची में 3 स्कूल को खतरनाक करार दे दिया गया है, जबकि कैमाड़ी में 12, कोरंगी में 14 और मलिर जिले में 71 स्कूल्स की इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया है। जबकि जनूबी कराची में 2, गरबी कराची में 9 और बदीन जिले में 493, दादू जिले में 73 स्कूल की इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। जबकि घोटकी जिले में 430, हैदराबाद जिले में 43, जामशोर जिले में 163, कंबर शदतकोट जिले में 139 स्कूल्स की इमारतों को भी खतरनाक करार दे दिया गया है। इसके अलावा कंबर शदतकोट जिले में 63, खैरपुर जिले में 196, लाड़काना जिले में 104, मटियारी जिले में 105 स्कूल्स की इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। जबकि मिल्सुगा जिले में 488, नौशरफर जिले में 577, जबकि सांगड़ जिले में 488, शहीद बेनज़ीराबाद जिले में 80, शिकारपुर जिले में 41, तिजावल जिले में 477 स्कूल की इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। जबकि सक्खर जिले में 181, टंडोवालायर जिले में 366 स्कूल की इमारतों को भी खतरनाक करार दिया गया। जबकि इसके अलावा साबिक वज़ीर अल अरबाब गुलाम रहीम के अब्बाई जिले थरपारकर में सबसे ज़्यादा 623, ठट्टा जिला में 408, टंडा मोहम्मद खान जिले में 203, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के अब्बाई जिले उमरकोट में भी 121 स्कूल की इमारतों को खतरनाक करार दिया है। और खतरनाक स्कूल की इमारतों में जो तालिब इल्म हैं उनको पूरी तौर पर करीबी स्कूल में शिफ्ट करने की हिदायत की गई है। खत में लिखा गया है कि मानसून की बारिशों के बाद स्कूल जानलेवा साबित हो सकते हैं, इस वजह से पूरी तौर पर बच्चों को दीगर स्कूल में शिफ्ट किया जाए। इस वजह से महकमा तालीम स्कूल ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी इंकशाफ किया और मुकामी तालीमी अफसरान को पूरी तौर पर अमल दरामद करने की भी हिदायत कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। सिंध सरकार ने अफसरान की उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला तेज कर दिया। सेक्रेटरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च और तरक्याती बोर्ड मुनव्वर अली मुछियानी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमे बराए समाजी बहबूद तैनात कर दिया, जिसका महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज़ाद नूरी हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने अफसरान के तकर्रर तबादलों का सिलसिला तेज कर दिया है। सेक्रेटरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च व तरक्याती बोर्ड मुनव्वर अली मुछियानी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद का इजाफी चार्ज मौज़म अली मरी से वापस ले लिया गया है। जबकि मौज़म अली मरी जो 20 ग्रेड के अफसर हैं वो डायरेक्टर जनरल सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। जबकि मुनव्वर अली मुछियानी के तबादले के बाद सेक्रेटरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च व तरक्याती बोर्ड का ओहदा खाली हो चुका है। जबकि इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर तकर्रर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद नूरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। असम्बली में अहम बिल पेश किए जाएंगे। बिल्कुल, सिंध असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया गया है। असम्बली में अहम बिल पेश किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी हाँ, देखिए, महकमे कानून की जानिब से सिंध असम्बली का इजलास बुलाने के लिए एक समरी मूव की जा रही है। ये समरी गवर्नर सिंध को भेजी जाएगी, क्योंकि इजलास गवर्नर सिंध बुलाते हैं। तो सिंध असम्बली के ज़राए बता रहे हैं कि सिंध असम्बली का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। पीर या फिर बुध के रोज़ इजलास बुलाना मुतफ़िक है। इस इजलास में मुख्तलिफ कानूनी बिल जो है वो पेश किए जाएंगे, जिसमें एंटी नारकोटिक्स का नया कानून है उसकी तरमीम है वो भी पेश किया जाएगा। जबकि सिंध लैंड्स एक्ट का नया बिल है वो भी असम्बली में पेश किया जाएगा। आजकल जो है नए सूबों के हवाले से बड़ी बहस हो रही है, तो इम्कान है कि सिंध असम्बली जो है सूबों के क़याम या सिंध की तक़सीम के खिलाफ सिंध असम्बली में कोई करारदाद पेश होना भी मुतफ़िक है। तो बहरहाल इजलास आइंदा हफ्ते होगा। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
शहर कायद में सीवरेज के मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं। झंडा गली में भी गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा होने से शहरी और दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि 4 साल से सूरत हाल जूं की तूं है। बदबू और ताफन के बायस मुश्किलात बढ़ रही हैं। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं झंडा गली में मौजूद हूँ जो कराची की एक बड़ी मशहूर होलसेल मार्केट है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर किस्म की अशिया, चाहे 12 रबीउल अव्वल हो या फिर 14 अगस्त हो, हर किस्म की अशिया जो है यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब सीवरेज का मसला जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लाइन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो तबाहल है। यहाँ पर गटर जो है वो खुले हुए हैं। कि इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके से जो है वो पानी यहाँ बहता हुआ सड़क पर आता है, जिससे यहाँ बदबू भी फैल रही है। इलाका मकीन भी मौजूद है, इसके साथ साथ दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। इनसे जान लेते हैं कब से ये मसला है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, कारोबार कितना मुतासिर होता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 4 साल से ये पोजीशन है सीवरेज के निज़ाम की। ये कोई यहाँ पे कोई रद्द अमल नहीं है। ये बिल्डिंग है सामने आपके, ये इनकी भी लाइनों का गटर का मसला है, ये सीवरेज का मसला है। ये सामने एक बिल्डिंग है, इनका भी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए वो रियायत नहीं है। हम दुकानदार हैं, हमारा कारोबार मुतासिर होता है। कस्टमर आता नहीं है, जब गंदगी देखेगा तो कस्टमर नहीं आएगा। दुकानदार कह रहे हैं अपनी मदद आपके तहत काम करवा रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी मदद आपके तहत दूसरे तीसरे दिन 1000-1500 रुपये देते हैं स्वीपर को, तो वो आगे सफाई करके जाता है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर सफाई करवाते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया जाता, बदबू और ताफुन है, लिहाजा ये एक बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला दिन भर जारी रहता है। यहाँ पर सफाई कराई जाए। जी। बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल और वाजिबात की अदायगी का मामला और पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को 10 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। फेडरेशन के सूबाई सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि चार्टर में मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का मामला सरे फहरिस्त है। सूबाई हुकूमत बल्दियाती मसाइल के हल में संजीदा नजर नहीं आती। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन की जानिब से जो है बड़ा मुतालबा सामने आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, और इस फेडरेशन की जानिब से उनको 10 नुकात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो दिया गया है और मुतालबा किया गया है कि इस पर अमल दरामद कराया जाए। क्या उसकी तफसीलात हैं, सैयद जुल्फ़िकार शाह सूबाई सदर हैं फेडरेशन के, उनसे बात कर लेते हैं। जी, वज़ीर आला को बार बार हमने लिख के दिया है, वज़ीर बल्दियात को लिख के दिया, चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, तमाम जगह बार बार लिख के देने के बावजूद तकरीबन 5-6 वर्षों से मामलात यहाँ पर ये हैं कि हमसे वादा किया गया था कि ट्रेजरी के ज़रिए तनख्वाहें अदा की जाएंगी, प्रमोशन डीपीसी के ज़रिए होंगे, इसके अलावा वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे, और दीगर नुकात में ये एहतजाजों के बावजूद ये मामलात हल जब नहीं हो रहे थे, और बार बार जो है पेंशन और दीगर ऐसे मामलात इतने ज़्यादा हैं कि अब 10 नुकात हमने उसमें पूरे वजाहत के साथ बयान किए। और हमने ये अपील इसलिए की है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो सूबे बनाने के बजाय हम जो है वो बल्दियाती इदारों को जो है ना वो पावर दे रहे हैं, इम्पावर कर रहे हैं, अख्तियारात दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब इनका वादा है, और कल वज़ीर बल्दियात साहब ने भी कहा है, तो हमने इसलिए मौके की मुनासबत से जो उनको दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तय हो चुका है फेडरेशन का भी एक राब्ता। तब आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, उसमें आप समझते हैं कि ये कोशिश जो है बारावर साबित होगी? देखिए जी, मायूसी गुनाह है। हमारी फेडरेशन ने जिस तरह चेयरमैन साहब को लेटर लिखा है, हमें उम्मीद है कि अच्छा हमें रिजल्ट आएगा। चूंकि उन्होंने वादा भी किया है कि बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाएगा, तो इन्हें उम्मीद है कि उस चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद अब शायद मुमकिन हो। जी। कराची में दिल के मरीजों की तादाद सालाना बुनियाद पर बढ़ने लगी है। तिबी माहिरीन ने बेहतर खुराक इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। डॉक्टर तहसीन रजा के मुताबिक वर्जिश को मामूल बनाकर बेहतर खुराक इस्तेमाल की जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में बच्चों, बड़ों और दीगर मुख्तलिफ उम्र के अफराद में दिल के अमराज में काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर आने वाले मरीज़ों की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है SIVD के अस्पताल लियारी में, जहाँ पर आने वाले मरीज़ भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनको इलाज और मुआवजे की सहूलियत फराहम की जा रही है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, माहिर इमराज़ क़ल्ब हैं डॉक्टर मोहम्मद तहसीन रज़ा साहब, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है कि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए? अच्छा, मैं ये बताऊँगा कि
दिल के जो अमराज है उसकी जो मेन वजह है जो हम हर इंसान को पता होती है कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और सिगरेट है। ये 4 ऐसी वजूहत हैं जो पता है कि भाई ये दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। लेकिन अब ये सब चीज़ें तो पहले भी थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि एकदम दिल के मरीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब पहले हम आमतौर पर देखते थे कि 40 साल से ऊपर हमें मिलते थे कि बड़ा अटैक के मरीज़ हमें मिला करते थे। अब तो हम देखते हैं कि 25 साल के बच्चों को भी दिल के बड़ा अटैक हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि एक ख़ास बात जो मैंने नोट की कि जो ये गुटखा और मावा जो एक ऐसी ख़राब चीज़ है कि जो भी मरीज़ जो आते हैं हमारे पास बड़े अटैक के साथ, तो जो ये इस्तेमाल करते हैं उनमें देखा गया है कि बहुत कम उम्र में भी अटैक आ रहे हैं। तो मतलब 25 साल की उम्र में उनके दिल बिल्कुल डैमेज निकलता है, शरियानें बिल्कुल बारीक होती हैं, डिफ्यूज़ डिजीज़ होती हैं। इवन उनकी गुटखा मावे वालों की बीमारी इसका ज़्यादा निकलती है कि उनमें ना स्टेंट लग सकता है ना बाईपास हो सकता है। इस तरह की बीमारियाँ भी निकलती है। वो 25 साल का बच्चा आता है हमारे पास और उसका कुछ भी नहीं हो पाता। तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ये गुटखे मावे जो इस्तेमाल करते हैं उनको भी पनिशमेंट दें और जो ये बेचते हैं उनको भी सख्त से सख्त सज़ा दें। ख़ास तौर पे इस पर अगर अमल दरामद होगा, तमाम नशे ख़ास तौर पे गुटखा मावा है, सिगरेट है, आइस है, इन तमाम पे अब कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। तो आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, बेहतर खुराक इस्तेमाल करें, वर्जिश को मामूल बनाएं ताकि मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। महंगी LNG खरीदारी के असरात के बायस बिजली सार्फिन पर एक बार फिर इजाफी बोझ पड़ने का खदशा है। बिजली ₹2.52 फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। तनवीर बारी के मुताबिक सेमाही एडजस्टमेंट समेत सार्फिन पर तकरीबन ₹4 फ़ी यूनिट इजाफी बोझ पड़ सकता है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। देखिए, महंगी RLNG ख़रीदने के असरात आवाम को भुगतना पड़ेंगे क्योंकि मुल्क भर में एक बार फिर बिजली की कीमत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से देख लें कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर तनवीर बारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तनवीर साहब बताइएगा, एक बार फिर बिजली ₹2.52 इजाफे की बात हो रही, कैसा देख रहे हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक डिस्को ने जो है नेपरा में दरख्वास्त जमा कराई है कि FCA कीमत में जो है ₹2.52 जो है पर यूनिट के हिसाब से बिजली में की कीमतों में इजाफा किया जाए FCA कीमत में। आप ये देखें, अभी रिसेंटली जो है नेपरा की हेयरिंग हुई थी क्वार्टरली एडजस्टमेंट की, मतलब अप्रैल टू जून की। उसमें भी जो है तकरीबन 1 से ₹1.5 जो है इजाफे की तजवीज़ है, जो मेरा ख़्याल है कि नेपरा इसको अप्रूव कर देगा। तो ये तकरीबन ₹4 का फ़र्क पड़ जाएगा सारिफीन के, कंज्यूमर्स के जो बिलों में ₹4 पर यूनिट के हिसाब से जो है इजाफा हो जाएगा। अभी जो क्वार्टरली की जो हियरिंग हुई थी उसमें भी हमने यही बात की थी कि जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें जो 36 बिलियन का जो था वो नेगेटिव में था कैपेसिटी पेमेंट, और उसके बाद जो है हियरिंग थी तो उसमें जो है 49 बिलियन जो है कैपेसिटी पेमेंट हो गई, और उसके बाद फिर जो है दोबारा उन्होंने जो है रिव्यू फाइल किया तो वो 40 बिलियन से भी ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट हो गई, जिसकी वजह से ये 1 से ₹1.5 का इजाफा जो है मुतवक्के है क्वार्टरली में। तो हमारा सवाल ये है कि एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि जी हमने जो है IPP से नेगोशिएशन के बाद जो है बिजली की कीमतों में कमी की है, तो वो कहाँ कीमतें कमी हुई हैं? तो क्वार्टरली में तो कैपेसिटी पेमेंट में कहाँ कमी हो रही है? हमें बताया जाए कि ये तो इजाफे पे इजाफा हुए चले आ रहा है, आखिर ये कब तक इजाफा होता चलेगा? और उसके बाद ये फिर अब आ जाते हैं FCA पे आ जाते हैं। तो हुकूमत का ये दावा है कि हम रिन्यूएबल पे जाते हैं और जो है उस पर सोलर पे और विंड पे सारी चीज़ों की बातें होती है, लेकिन ये ₹2.5 का इजाफा जो है, जो बहुत भारी इजाफा है, जो जून 2024 के बाद सबसे ज़्यादा इजाफा है FCA में, तो ये ₹4 यूनिट जो है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफा हो जाएगा। ख़ास तौर से इंडस्ट्री के लिए जो है ₹4 यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम हुकूमत से मुतालबा ये करते हैं कि इसको फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए और जो है ये जो इजाफा है इसको रोका जाए। ठीक है, तनवीर बारी मेरे साथ मौजूद है। तफसीलन बता रहे थे कि इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, साथ ही साथ जो आवाम वो महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होंगे। उनका कहना है हुकूमत को चाहिए कि फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। सफ़ा यूनिवर्सिटी में सैयद आबदी की किताब अंडरस्टैंडिंग करियर काउंसलिंग की रूनुमाई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, नौजवान सिर्फ ट्रेंड्स देखकर करियर का इंतखाब ना करें, अपनी दिलचस्पी और सलाहियत को मद्देनज़र रखकर शोबे का इंतखाब करें। दुनिया में नई फील्ड्स आ रही हैं, नौजवानों को नए मौक़ों से आगाह करना होगा। बच्चों से ये ना पूछें क्या बनना है, पूछें क्या करना अच्छा लगता है।
जनजी को समझने के लिए नौजवानों को सुनना होगा। नौजवानों की मंजिल सिर्फ वो नहीं जो मुआशरा तय कर दे। अंडरस्टैंडिंग करियर काउंसलिंग नौजवानों और वालिदैन के लिए अहम रहनुमाई है। सैयद आब्दी ने कहा, तलबा को मुस्तकबिल और करियर के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। सलाहियत के मुताबिक शोबे का इंतखाब किया जाए। सरदार अली शाह ने शुरा के हमरा किताब की रहनुमाई की। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुपा यूनिवर्सिटी में सैयद आब्दी की किताब अंडरस्टैंडिंग करियर काउंसलिंग की रहनुमाई की गई है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें DHS सुपा यूनिवर्सिटी में सैयद आब्दी की किताब की रहनुमाई मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सईद मिन्हास, वाइस चांसलर ग्रीनिच यूनिवर्सिटी डॉक्टर सीमा मुगल, DG बहरिया यूनिवर्सिटी कराची, वाइस एडमिरल अतहर मुख्तार, मोहम्मद मुबीन जमानी के अलावा असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर तालीम ने अपने खिताब में रज़ा आब्दी को नौजवानों की रहनुमाई के लिए किताब लिखने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का कहना था कि नौजवानों की दुरुस्त दिखाना आज के दौर की सबसे अहम ज़रूरत है। करियर काउंसलिंग नौजवानों को अपनी सलाहियत, दिलचस्पी और मुस्तकबिल के मौके को समझने में मदद देती है। सरदार शाह बोले कि नौजवानों के सामने आज आगे बढ़ने के बेशुमार मौके मौजूद हैं, ज़रूरत सिर्फ दुरुस्त रहनुमाई की है। जबकि उनका कहना था कि जिस काम से जज्बाती लगाव हो, जिसका काम करने का दिल लगे, अक्सर कामयाबी का रास्ता वहीं से निकलता है। जनरेशन Z को समझने के लिए ज़रूरी है हम इनसे बात करें, उन्हें सुनें और उनके सवालात की अहमियत को समझें। किताब के मुसन्निफ सैयद आब्दी ने कहा कि तलबा को अपने मुस्तकबिल और करियर के हवाले से मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। जबकि तकरीब से वाइस चांसलर ग्रीनिच यूनिवर्सिटी डॉक्टर सीमा मुगल समेत दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ने दीगर शुरा के हमरा किताब की रहनुमाई की। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची और हैदराबाद फ़कीर मोहम्मद लाखू ने काउंसलर जनरल सल्तनत ओमान से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और ओमान के दरमियान तालीमी शराकत दारी और इम्तिहानी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने पर तबादला ख्याल हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद साथ ही मौजूद हैं। जी ज़ुबैर। बिल्कुल, देखिए चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची वो हैदराबाद फ़कीर मोहम्मद लाखू ने कौंसल जनरल सल्तनत ओमान व डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजारी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और सल्तनत ओमान के दरमियान तालीम, जदीद इम्तिहानी निज़ाम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ देने के इम्कानात तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जबकि चेयरमैन फ़कीर मोहम्मद लाखू ने आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में इम्तिहानी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम से कौंसल जनरल ओमान को आगाह किया। जबकि चेयरमैन बोर्ड ने खुसूसी तौर पर मार्किंग निज़ाम के बारे में बताया। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इम्तिहानी कॉपियों की जाँच की रिवायती तरीक़ेकार को जदीद डिजिटल निज़ाम से हम आहंग करते हुए मार्किंग का आगाज़ किया। ये मालूमात जो है चेयरमैन बोर्ड की जानिब से कौंसल जनरल ओमान को दी गई। इस जदीद निज़ाम के जरिए इम्तिहानी जवाबी कॉपी और डिजिटल मार्किंग, निगरानी और रिकॉर्ड मैनेजमेंट को ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने के हवाले से जो है बताया गया। जबकि कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजारी ने तालीमी शराकत दारी की फ़रोग़ पर बोर्ड चेयरमैन से गुफ्तगू की। इम्तिहानात में मज़ीद बेहतरी लाने पर तबादला ख्याल किया। इम्तिहान में शफ़ाफ़त, मेयार और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आए। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इम्तिहानी निज़ाम की तश्कील पर खुसूसी तवज्जो देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जबकि तलबा के इम्तिहानी अमल को मज़ीद सहल, शफ़ाफ़ और मौसर बनाने के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजारी की जानिब से चेयरमैन बोर्ड फ़कीर मोहम्मद लाखू को एजाज़ी शीट पेश की गई। जबकि चेयरमैन बोर्ड ने कौंसल जनरल ओमान को इंटर बोर्ड कराची दौरे की भी दावत दी। जी ठीक है ज़ुबैर, आपका शुक्रिया, साथ रहिएगा। CEO कंटोनमेंट बोर्ड लेफ्टिनेंट मोहम्मद उमर फारूक अली की ओमानी काउंसिल आमद। मोहम्मद उमर फारूक अली की ओमानी काउंसिल जनरल इंजीनियर समीउल्ला अल खंजारी से मुलाकात में पाक ओमान बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और ओमान के दोस्ताना रवाबत मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इज़हार। मुलाकात में शहरी सहूलियात और बाहमी ताउन के उमूर पर गुफ्तगू की गई। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, पाक ओमान रवाबित को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ताउन का दायरा कार मज़ीद वसी करने पर दोनों जानिब से इत्तफ़ाक़ हुआ। ज़ुबैर राशिद से तफसीलात जान लेते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा।
बिल्कुल देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद उमर फारूकी की सल्तनत ओमान कौंसलेट आमद हुई। मोहम्मद उमर फारूकी ने ओमानी कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजारी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान ओमान बरादराना ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान और सल्तनत ओमान के दरमियान दोस्ताना रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इजहार हुआ। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूल, शहरी सहूलियात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। दोनों की जानिब से बाहमी रवाबित को नई जहत देने और ताउन के दायरे कार को वसअत देने पर इत्तफाक किया गया, जबकि मोहम्मद उमर फारूक अली और ओमानी कौंसल जनरल की मुश्तरका दिलचस्पी के अमूल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जी ठीक है ज़ुबैर, आपका शुक्रिया। दही सिंध में गुर्बत के खात्मे और जामे तरक्की के लिए अहम इक़दाम, एंटरप्राइज ग्रांट्स फंडों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सैयद कासिम नवीद कमर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, हुकूमत सिंध अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम एक शानदार तकरीब आज मुनक़्क़िद की गई है। मेहमान ख़ुसूसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूरल एरियाज़ से मुतल्लिक भी यहाँ पर गुफ्तगू शुनीद की गई और आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि किस तरीके से सिंध हुकूमत जो है कोशिशें कर रही है रूरल एरियाज़ में मज़ीद तरक्की के हवाले से, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ के हवाले से भी बात की गई। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने ये प्रोग्राम, हालांकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वन, दिस इज़ द थर्ड राउंड जो हो रहा है यूनिडो, जिसका मतलब, और पायदार की यूरोपियन की फंडिंग, और SCDF और जो हमारे बिजनेस सेक्टर है, सारों को मिला के हम एक एवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में लेकिन रूरल एरियाज़ में भी हम उस इकॉनमी को किक स्टार्ट कर सकें। कोई भी जो बिज़नेस है जिसमें थोड़ी बहुत इनोवेशन हो रही है, जिनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, दैट्स वेयर SCDF एंड यूनिडो प्ले पार्ट। हम उनकी फिजिबिलिटी से लेके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सारा कुछ देते हैं, और अल्लाह का शुक्र जितना अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, हमने ये आपस में ही डिस्कशन किया दैट वील कैरी दिस फॉरवर्ड और ज़्यादा ऐसे राउंड्स करते रहेंगे। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि हुकूमत सिंध जो है काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और ये सिर्फ पहला ही इनिशिएटिव नहीं है बल्कि इससे कबल भी बहुत से इनिशिएटिव हैं, और आज इसकी जो तकरीब है वो मुनक़्क़िद की गई। जी। नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 2 के तहत इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। जोन 2 के साबिक सेक्रेटरी जमील अहमद का कहना है कि जोन और रीजन बी को साल में 2 टूर्नामेंट्स कराने चाहिए हैं, जिससे खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं और नया टैलेंट सामने आता है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 2 के ज़ेर एहतमाम इंटर जो है क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जो है वो जारी है TMC क्रिकेट ग्राउंड में। मेरे साथ मौजूद है जमील अहमद साहब, जो कि जोन 2 के जो है पुराने अहदेदार भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है वो यहाँ पर मेहनत भी है जोन 2 में। उनसे हम बात कर लेते हैं। क्लब क्रिकेट जो है ना सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। कोई भी खिलाड़ी उठाएं दुनिया का आप ना, तो दुनिया का कोई भी खिलाड़ी है ना, वो मतलब क्लब क्रिकेट के बगैर, आप चाहे ज़हीर अब्बास को देख लें, मियांदाद, मैंने खुद खेलते हुए देखा है, उस वक्त सीमेंट पिचेज होती थी, लेकिन क्लब क्रिकेट जब तक मुकाबला नहीं होगा ना, मुकाबले का रुझान जब रहेगा तो प्लेयर जो है ना निकलेगा। तो क्लब क्रिकेट जो है ना, क्लब क्रिकेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और जो क्लब क्रिकेट 9 मुंतखब जो लोग आए हैं उन्होंने जो ये क्लब क्रिकेट देखें, इसके कराने से एक फ़ायदा इनको ये होगा कि इनके सामने जो जब सीनियर डिस्ट्रिक्ट आएगी तो लड़के इनके सामने होंगे, इनको सिलेक्शन करने में आसानी होगी। जो आपने बात की ग्रास रूट लेवल की, तो अंडर 15, 17, 19 तो रीजन कराता है, और हर जोन की 2-2 टीमें खेलती हैं। तो वो टीमें जो है ना बना के, और वो जो 40 लड़के होंगे उन पर इनको मेहनत करना चाहिए। ये जो रीजन करा रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इनको अपना एक जो है ना स्किल डेवलपमेंट जो है ना प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो नए लड़के हैं उनको भरपूर मौके मिलें और वो इन्वायरमेंट मिले जिससे उनकी जो है स्किल्स डेवलपमेंट हो सके। अब पिछले जो 3 साल दौर था उसके अंदर जो है एक टूर्नामेंट जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है ना, जो जाहिर है कि अगर कोई लोग हैं और वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और क्लब अपना, और अगर एक मैच खेलने के बाद वो 3 साल में एक मैच खेलें तो कहाँ से प्लेयर निकलेगा? प्लेयर निकालने के लिए देखें, जो जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट की है कि उसको साल में 2 टूर्नामेंट कराने, वही जिम्मेदारी रीजन की भी, उसको साल में 2 टूर्नामेंट कराने। तो बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जोन 2 का कि यहाँ पर इंटर क्लब टूर्नामेंट शुरू हुआ है। 29 टीमें इस पर मद्देमुकाबिल होंगी। देखते हैं कौन सी टीम इसका फाइनल खेलती है। जी।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही झंडा गली में गहमा गहमी बढ़ गई है। झंडे, बैजेस और रंग बिरंगी लाइट्स की खरीदारी के लिए शहरियों की आमद जारी है। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मिलाद के सामान की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल। जी बिल्कुल, देखिए 12 रबीउल अव्वल की आमद है और जश्न हो तो जश्न की तैयारियां भी भरपूर अंदाज में की जाती हैं। बिल्कुल झंडा गली को जो है वो बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सूट जो है वो 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से हर एक चीज जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। झंडे से लेकर झंडियों के अलावा यहाँ पर लाइट्स वगैरह का भी खास जो है वो इंतजाम मौजूद है, जबकि यहाँ पर जो है वो लोगों की बड़ी तादाद आ रही है और यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से खरीदारी कर रही है। साथ ही यहाँ पर जो है वो लाइट्स वगैरह मौजूद हैं, जबकि झंडे भी हैं, बैजेस भी हैं और साथ ही साथ बच्चियों बड़ियों के लिए जो यहाँ पर चूड़ियां वगैरह की खास तौर पर मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से यहाँ पे हम देख रहे हैं झंडा गली को हर साल की तरह इस साल भी बहुत खूबसूरत चीजें यहाँ पर मौजूद है, तो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला कैसा है? जी यहाँ पे लोग तो माशाल्लाह से आमद के लिए आ ही रहे हैं और हमारे पास इस टाइम पे लाइटें मौजूद हैं और बहुत किस्म की लाइट्स हैं, बैजेस हैं, नालियम बाग वगैरह हैं, झंडे हैं, झंडियाँ, हर चीज़ मौजूद है। और जाहिर सी बात है रबी अव्वल आती है तो सब लोग दिल खोल के रबी अव्वल मनाते हैं। मुझे ये भी बता दिएगा भाई कि महंगाई वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हर साल की तरह से अब इस बार पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, तो चीजों की कीमतें क्या मुनासिब है या वही है? जी बिल्कुल, पेट्रोल की वजह से ही लाइटों पे पैसे जो है बढ़े, कम नहीं हुए और मजीद बढ़े ही है। तो जाहिर सी बात है हर आदमी यही सोचता है कि हम भी रबी अव्वल मनाएं, घर को सजाएं अपने, लेकिन बस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है काम। तकरीबन कितने फीसद के करीब हम लगाएंगे महंगाई हुई है? तकरीबन 80% महंगाई हुई हुई है जी, 80% महंगाई हुई है, तो लोगों की कमरें टूटी हुई है बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि 12 रबीउल अव्वल के लिए तैयारियां तो उरूज पर हैं और लोग घरों में सजाने के लिए यहाँ से जो है वो चीजें खरीद कर भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का यही कहना है कि महंगाई इस कदर होती जा रही है कि लोगों की कमर टूटी जा रही है। उनका ये कहना है कि जो चीज पहले आराम से दामों में मिल जाती थी, अब वही महंगाई जो है वो 80% के करीब जो है वो महंगाई की लपेट में आ गई है। इनका कहना था जो लाइट्स वगैरह पहले मुनासिब दामों में मिल जाया करती थी, अब वही लाइट्स जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। इसका असर हर चीज में नजर आ रहा है, जबकि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से यहाँ पर पूरी झंडा गली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया और यहाँ पर घर पे ले जाने के लिए बहुत सारा सामान है और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी बहुत भरपूर देखने में आ रहा है। जी।